हाँ बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको काल विभाजन के विषय में आदिकाल और भक्ति काल का वर्णन किया था। आज हम बात करते हैं रीतिकाल। जैसे मैंने बताया था कि मध्यकाल को दो भागों में हमने विभाजित किया, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना गया और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसका जो कालखंड है वो 1650 से 1850 रहा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 1643 से 1843 भी मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ऑप्शन डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं, एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। क्योंकि कई परीक्षाओं में देखा है तो या तो ये मिलता है या ये मिलता है, बात एक ही है। अच्छा, रीतिकाल, सबसे पहली बात करते हैं इसको रीतिकाल नाम किसने दिया है। ये रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि इस जगह को इस समय को रीति, काव्य की रीति का निर्धारण हुआ था और इसमें श्रृंगार रस का प्रचुर प्रयोग किया गया था। तो इस वजह से पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको श्रृंगार काल के नाम से पुकारते थे। श्रृंगार काल। और जो कि मिश्र बंधु इसको कहते थे कि यहाँ काव्य का काफी अलंकरण हुआ है, काव्य की शोभा बढ़ी है, तो इसको अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। तभी आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन इसको कला काल कहते हैं। यहाँ काव्य की कला का विकास हुआ तो इसको कला काल। बात आती है कि इसका नाम रीतिकाल क्यों कहते हैं या श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। श्रृंगार काल क्योंकि यहाँ श्रृंगार रस की प्रचुरता थी, श्रृंगार रस का विशेष प्रयोग किया गया था और इसमें जो काव्य लिखा गया था वो लिखा गया था या तो श्रृंगार पर या भक्ति पर। भक्ति में भी श्रृंगार रस की भरमार थी, या वीर रस में लिखा गया था, या लिखा गया था नीति में। इसमें नीति परक तो हुए बिहारी के बहुत ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। ये इसकी लेखन जो सामग्री थी, इन सामग्रियों पर लिखा गया था। साथ ही यहाँ पर काव्य को लिखने की रीति का विकास हुआ था। काव्य किस प्रकार का होना चाहिए, तो काव्य को लिखने की रीति का विकास हुआ था, तो इसको रीतिकाल कहा जाने लगा। और रीतिकाल के दूसरा कारण इसका ये था कि जब श्रृंगार रस इसमें लिखा गया तो श्रृंगार रस प्रेम का प्रतीक होता है। प्रेम का देवता कामदेव और कामदेव की पत्नी का नाम रति, तो रति के नाम से भी रीतिकाल मानते हैं कुछ विद्वान इसको, और अधिकांश इसको जो मानते हैं वो बोले काव्य की रीति का इसमें विकास हुआ, इसलिए इसको रीतिकाल कहते हैं। यहाँ हमें जो मिलता है वो मिलता है एक तो काव्य की परिभाषाएं। काव्य की परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं आचार्यों ने दी। जैसे आचार्य विश्वनाथ कहते थे कि रसात्मक वाक्यम काव्य, जिस वाक्य को पढ़ने में रस आए, आनंद आए, वही काव्य है। लेकिन श्रीपति कहते थे, रीतकालीन आचार्य थे श्रीपति, वो कहते थे कि शब्द अर्थ गुण दोष बिन अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। यानी श्रीपति के अनुसार काव्य वही उल्लेखनीय है जिसमें शब्द का अर्थ हो और गुण और दोष से रहित हो, अलंकारों और रसों की प्रचुर मात्रा में उसमें जो उपलब्धि हो, व्याप्त हो, उनका प्रयोग किया गया हो, वही काव्य उल्लेखनीय है, ऐसा परम विद्वान श्रीपति कहते हैं। साथ ही इसमें काव्य के हेतु इसमें 3 हेतु बताए गए, यानी काव्य कौन लिख सकता है। इसमें 3 हेतु यानी काव्य लिखने के तत्व। तो एक तो काव्य लिखने के लिए आवश्यकता है बेटा प्रतिभा की। कोई भी व्यक्ति काव्य नहीं लिख सकता। ये ऐसा नहीं है कि इस गुण को अर्जित किया जा सके। अर्जित आप तुकबंदी कर सकते हो, आप शब्दों का ज्ञान कर सकते हो, लेकिन काव्य को लिखने की कला जो है वो प्रतिभा होती है। तो एक तो सबसे पहली चीज प्रतिभा, और प्रतिभा जब आपके अंदर है, आपके सामने चीजें हैं, तो उनको आप व्युत्पन्न करोगे तब काव्य बनेगा। तो दूसरा हेतु बताया था इसका व्युत्पत्ति। और तीसरा हेतु सबसे मुख्य था अभ्यास। इन सब चीजों के होने के बावजूद अगर आपका अभ्यास नहीं है
तो आप काव्य की रचना नहीं कर सकते। ये चीज़ें यहाँ पर बताई थी। काव्य के हेतु बताए थे इसमें 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा नहीं है वो काव्य नहीं लिख सकता, ऐसा रीतकालीन आचार्यों का मानना था। हालांकि देखो, इस विषय में मैं बात करूँ आपसे, तो आजकल तो कोई भी आप कवि सम्मेलन देखते हो, यहाँ जो काव्य के मानक हैं, जो काव्य की परिभाषा है, काव्य के प्रयोजन हैं, वो पूरे नहीं होते। सिर्फ जिसकी मर्जी आई उसने लिखना शुरू कर दिया, मंच पर जाके खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो काव्य के आसपास भी भटकने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब अधिकांश कवि सम्मेलन मैं भी सुनता हूँ, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, ऐसे तो मैं ज़्यादा नहीं जाता, तो लोग फूहड़पना, खड़े होकर के मजाक करना, किसी की मजाक उड़ाना, बस ये सब चलता है। काव्य के आसपास भी वो चीज़ें नहीं हैं। प्रारंभ में डॉक्टर कुमार विश्वास के विषय में कहा जाता था कि ऑर्केस्ट्रा के कवि हैं, लेकिन आजकल जिन्होंने हिंदी की तरफ इतना अपना झुकाव दिया है और हिंदी का इतना विकास कुमार विश्वास ने किया है, तो उन्होंने अपनी जो धारा थी, मुख्य धारा से वो कटे हुए थे, वो बिल्कुल मुख्य धारा में आने की ओर आ गए और मुख्य धारा में वो पहुंच गए। ऐसे ही भक्ति काल में कोई भी कुछ भी लिख रहा था, लेकिन कोई काव्य का वो नहीं था, कोई निश्चित परिभाषा या निश्चित कोई तरीका नहीं था। यहाँ आकर के ऐसी रीति बनी और लोग इसमें आ गए। आज आप देखेंगे बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो वास्तव में कविता लिखते हैं, और बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनको हम कवि हिंदी साहित्य की दृष्टि से कवि नहीं कह सकते। वो केवल एक स्टैंड बाई कॉमेडियन हो सकते हैं, जिसको कोई काम नहीं मिला वो ये काम कर ले। इस विषय में बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे याद आया कि एक बार हरिवंश राय बच्चन जब इंग्लैंड से लौट करके आए और वो कविताएं लिखते थे, और उस समय काफ़ी अच्छे कवि थे, बड़े प्रसिद्ध थे। मधुशाला उनकी तभी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। मधुशाला के विषय में मैं आपको बताऊंगा, इस पर गांधी जी ने क्या टिप्पणी की थी, कभी बाद में समय मिलेगा जब। तो एक कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर आयोजक गए बच्चन जी के पास कि बच्चन जी आप भी आइए। तो उस समय जो कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ किसी कवि को कोई पारितोषिक या कोई भी पैसा नहीं मिलता था। वो सिर्फ जा करते अपनी हिंदी की सेवा करते थे और लोगों को अपना ज्ञान बताते थे। हालांकि उस समय श्रोता भी कम थे, क्योंकि कठिन भाषा का प्रयोग करते थे और आम आदमी को उनको समझना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। तो हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा थोड़ी सी सरल थी, बहुत ज़्यादा सरल नहीं, लेकिन थोड़ी सी सरल थी, वो आम आदमी की भाषा समझ में आती थी। तो आयोजक उनके पास गए कि बच्चन साहब आप भी कवि सम्मेलन में चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं चलूँगा, लेकिन मैं उसके लिए फ्री में नहीं जाऊँगा, मैं 100 रुपये लूँगा। तो आयोजकों ने कहा कि भाई बच्चन साहब का बड़ा चेहरा है, चलिए 100 रुपये का अरेंजमेंट कर देते हैं, लोग इनके नाम से कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। जब बच्चन साहब को 100 रुपये मिले तो अन्य जो कवि गए थे उनको भी कुछ ना कुछ दिया गया, और वहाँ से ये प्रथा हो गई कि कवियों को एक स्टाइपेंड मानदेय दिया जाता था। और जब दिया जाने लगा तो लोग इसको एक व्यवसाय बनाने बैठ गए, और आज तक तो स्थिति बहुत आगे पहुंच गई है। तो इस विषय में एक बार दिनकर जी ने कहा था कि मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। तो हिंदी साहित्य की आज की जो हालत है बड़ी दयनीय मुझे प्रतीत होती है। लेकिन उस समय जब ये चीज़ें लिखी गई थी कि इनके लिए हेतु जो कवि कौन हो सकता है, वो बताया गया कि इसमें प्रतिभा होना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा नहीं हो सकती कि वो काव्य का रचना कर सके, काव्य का सृजन कर सके। तो ये हेतु बहुत आवश्यक है, और फिर उसको व्युत्पन्न करना और फिर उसका लगातार अभ्यास करना, ये सब करने के बाद ही जो काव्य लिखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति काव्य नहीं लिख सकता है। तो इस अवस्था में काव्य के 3 हेतुओं का इस समय प्रचलन आया। साथ ही आचार्य मम्मट ने काव्य के विषय में बताया कि काव्य केवल लिखने की वस्तु नहीं है, इसका कुछ उद्देश्य होता है, इसके प्रयोजन होते हैं। तो उन्होंने काव्य के प्रयोजन भी बताए कि जो इन प्रयोजनों को पूरा करेगा वही
उल्लेखनीय काव्य होगा, वही काव्य की मुख्य परिभाषा में सम्मिलित होगा। और उन्होंने प्रयोजन बताए थे 6 प्रयोजन इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? इन्होंने कहा था, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते श्रद्ध परिनृप्ते कांता समितम तयोपदेश होते। अर्थात काव्य वो होना चाहिए जिससे यश बढ़े, अर्थ बढ़े, व्यवहार में वृद्धि हो। काव्यम यशे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, और शिव के समान रक्षा करने वाला काव्य होना चाहिए। जैसे जब तुलसीदास जी की बाहु पीड़ा थी, उनके हाथों में दर्द होता था, तो उन्होंने अपनी बाहु पीड़ा को समाप्त करने के लिए हनुमान अष्टक की रचना की, और हनुमान अष्टक की रचना करने के बाद उनकी बाहु पीड़ा समाप्त हुई। तो वो शिव के समान रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो काव्यम यस्ये अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते श्रद्ध परिनृत्ते, यानी पापों से परे ले जाने वाला। आज हम रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा क्या है? काव्य हैं, लेकिन इनसे जो हमारे पाप हैं वो नष्ट होते हैं और हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। और सबसे प्रमुख 6वां, कांता समितम तयोपदेश भुजे। कांता अर्थात प्रेयसी, जिस प्रकार से प्रेयसी के उपदेश व्यक्ति को सबसे मधुर लगते हैं, उसी प्रकार एक काव्य का उपदेश जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि प्रेम का के उपदेश के समान मधुर लगे। ये 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए थे। इन सब चीजों को जो पूरी करता है वही एक काव्य की रचना करने वाला माना जाता है रीतिकाल के अनुसार। तो इतनी सारी चीज़ों को सभी तो नहीं फॉलो कर सकते थे। सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं था कि इन सारी प्रवृत्तियों को, सारी विशेषताओं को समाहित करके काव्य की रचना करें। तो लेकिन जिन लोगों ने किया, एक तो वो हो गए, तो उनको हम कहने लगे रीतिबद्ध कवि। और एक जिन लोगों को इन सारी रीतियों का ज्ञान था, लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने लेखन में, अपनी रचना में उनको समाहित नहीं कर पाए। वो थोड़ा झुकाव तो उनका रीतियों की तरफ था, लेकिन पूरी तरफ से उसमें नहीं थे, तो उनको कहने लगे रीति सिद्ध कवि। और जिन लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई, हमारी बस की बात नहीं है, ये इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनकी जो विशेषताएं, इनको पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते, हमारी तो जो मर्जी आएगी सो हम लिखेंगे, तो वो इस रीति से हो गई अलग, और वो हो गए रीति मुक्त कवि। तो रीति काल में 3 प्रकार के समूह में कवियों का बंटवारा हो गया। एक तो हुए जो पूरी रीति के अनुसार काव्य की रचना करते थे, एक हुए उनको रीति का ज्ञान था लेकिन पूर्ण रूप से अपने काव्य में उसका प्रयोग नहीं कर पाते थे, एक हुए जो कहते थे कि बाहर में जाए रीति, हमें तो अपने लिखने से मतलब, उन्हें तो अपने रचना करने से मतलब। तो ये 3 प्रकार के कवि रीतिकाल में आपको मिलते हैं। रीतिबद्ध जो कवि थे उनके थे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव। ये बिल्कुल कठिन काव्य, इस केशवदास को तो क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। इसको कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत कौन से काव्य को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। ये बिल्कुल रीतिबद्ध लिखने वाले थे, और उसी प्रकार के थे चिंतामणि, मतीराम और देव। इनकी रचना आपको जो मिलेंगी वो सिर्फ यही मिलेंगी, पूरी तरीके से इनके हेतुओं का, प्रयोजन का, रचनाओं का, अलंकार का, रस का, छंद का, सबका समावेश आप इनकी रचनाओं में देख सकते हैं। तो ये सबसे कठिन काव्य थे। रीतिबद्ध में थे बिहारी, जो दोहा लिखते थे। बिहारी सत्सई विशेष रूप से मानी जाती है। बिहारी भूषण जो वीर रस के कवि थे इस समय, ये कैसे थे? ये रीति सिद्ध थे, यानी इनको रीतियों का ज्ञान था, ये पूरी प्रक्रिया को जानते थे, लेकिन पूरी तरह से उसको अपने काव्य में उतार नहीं पाए। और रीति मुक्त कवि, इनको बस लिखने से मतलब था, जैसे घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, ये जो थे ये कवि थे रीति मुक्त।
इन्हें तो सिर्फ लिखने से मतलब था, बाकी इनको कोई मतलब नहीं था। तो इस प्रकार से रीतिकाल को 3 समूह में हमने विभाजित कर दिया, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो बेटा हम इसको और थोड़ा सा एक ग्लांस पे देखें। रीतिकाल के 4 नाम हमें मिले, रीतिकाल, कलाकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। कलाकाल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज गिरियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ काव्य हेतु हमें मिले 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य के प्रयोजन मम्मट ने हमें दिए 6, जिसमें मैंने अभी आपको बताया, काव्य में से अर्थकृति व्यवहार विधि शिवित रक्षित सद्य प्रवृत्ति कांता संगतम तयोपदेश विधि। यहाँ काव्य की रीति बनी, लिखने की जो विधा थी वो भक्ति पर, नीति पर और वीर रस पर। श्रृंगार का इसमें भरपूर प्रयोग हुआ इस समय पर। और जो कवि लिखने वाले थे वो 3 समूहों में बटे, एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। इस प्रकार से हमारा रीतिकाल का एक परिचय समाप्त होता है। इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो में आधुनिक काल के विषय में बताऊंगा और यहाँ से भाषा विज्ञान का प्रारंभ हम करेंगे।